हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। क्लासेस 24/7 में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मोस, या आप कह सकते हो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की सीरीज में कौन सी ये थर्ड क्लास है, 34th क्लास है ये। और इसमें जो हम आज एक इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और इसका क्या नाम है, वो क्या है आपका हुक्स लॉ। क्या है? हुक्स लॉ। अब ये क्या होता है उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ टर्म्स के बारे में। वो क्या क्या है? पहली है आपकी स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होती है, और आपका क्या होता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें, ये जो टर्म्स हैं, ये मैं पहले ही इसी चैनल पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वो वाली वीडियोस देखें और फिर इसे देखें, तभी आपको समझ में आएगा। जब तक ये टर्म्स आपको पता नहीं होंगी, ये टर्म्स आपको पता नहीं होंगी, तब तक आप जो है इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1978 में एक साइंटिस्ट थे, सर रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक लॉ दिया था कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्सेस लगा रहे हैं या लोड लगा रहे हैं, और उन लोड्स को हम लोड कहाँ तक लगा रहे हैं, इलास्टिक लिमिट तक लगा रहे हैं। लोड किस लिमिट तक लगा रहे हैं हम, इलास्टिक लिमिट तक लगा रहे हैं। इलास्टिक लिमिट तक जब हम लोड लगाते हैं तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस होता है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे स्ट्रेन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, it states that within elastic limit of a material, stress is directly proportional to strain। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, यानी कि इसका मतलब क्या है, देन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, और अगर मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक साइन आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और अगर हम E को कैलकुलेट करना चाहें, E इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट की बात क्या कर सकते हैं, तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर अगर मीटर में दी हुई है तो आपका स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये भी मैं बता चुका हूँ, यूनिट लेस होता है ये।
ठीक है, यूनिट लेस हो गया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ई की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगा आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इसको हम ई को वेयर ई इज इक्वल टू क्या है, वेयर ई इज इक्वल टू क्या है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। चलें अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी? 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोड अप्लाइड। हमने लोड किस तरीके का उस पर अप्लाई कर रखा है मटेरियल पे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो लोड कैसा, या जो स्ट्रेस किस तरीके की हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लगा रहे हैं, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की हम स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। या लिख सकते हो टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जिसमें हम पहला जो बात करते हैं वो बात करते हैं हम क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जब हम आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और जो मटेरियल पर हमारा जो लोड लगा हुआ है वो, या स्ट्रेस जो हमारी लगी हुई है वो, अगर वो क्या है आपकी लॉन्गिट्यूडनल है, क्या है लॉन्गिट्यूडनल है, या लीनियर स्ट्रेस है, या लीनियर स्ट्रेस है, तो उस केस में जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसको हम क्या नाम देंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अंडर टेंशन या टेंसाइल स्ट्रेस कह सकते हो, टेंशन और कंप्रेशन is known as Young's modulus of elasticity is compression stress is known as Young's modulus of इलास्टिसिटी। क्या सकता है कि अगर हमारा जो लोड है वो किस तरीके का है, टेंसाइल स्ट्रेस है या कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो क्या होगा हमारा, वो क्या है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। या हम कह सकते हैं एक विदिन इलास्टिक लिमिट, विदिन, या हम और करके इसे लिख सकते हैं, और विदिन
elastic limit the ratio between longitudinal or linear stress to the linear strain, ठीक है, या लीनियर स्ट्रेन। मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस और जो लीनियर स्ट्रेस लगेगा और जो लीनियर स्ट्रेन उसके कारण, लीनियर स्ट्रेस के कारण जो लीनियर स्ट्रेन डेवलप होगा। मतलब ये सारी टर्म्स, लीनियर स्ट्रेस क्या है, लीनियर स्ट्रेन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं जब अगर हम आप जो है पहले वाले लेक्चर्स देखोगे उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए बार बार कह रहा हूँ पहले आप वो वाले लेक्चर देखिए, फिर इस वीडियो को देखना, समझ में आएगा, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रेन दोनों का जो रेशियो जो हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपका, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस भी कौन सी, लीनियर स्ट्रेस, ठीक है, लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, अब इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ई से, ठीक है। स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस हमारा किससे, हम इसको सिग्मा से हमने डिनोट किया था, डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन हमारा क्या था, स्मॉल ई, क्या था, स्मॉल ई। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये थोड़ा सा ऊपर से रफ कर दूँ इसको, या आप इसको पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, फिर आगे चलते हैं। और आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जो स्ट्रेस होता है हमारा क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। तो हमारा ये P अपॉन ए हो जाएगा, और जो हमारा E होता है, जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है हमारा, डेल्टा L अपॉन L, यानी कि चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो अगर हम इसको इसकी यूनिट लिखना चाहें, तो क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये यूनिट लेस है ही, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है स्ट्रेन की। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा P अपॉन, सॉरी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट की बात चल रही थी, यूनिट की क्या बात, यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये लेंथ मीटर में दी हुई है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या क्या लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपका यूज हो सकता है न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है इसके अंदर, इस वाले टॉपिक के अंदर बड़े बड़े नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो दूसरा टाइप है इसका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये क्या है, अगर हम वही चीज पहले हम क्या कर रहे थे, लीनियर एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, लीनियर के ऊपर लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन के कारण जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो
जनरेट हो रहा था उसको हम उसकी हम बात कर रहे थे। तो उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, शियर स्ट्रेस, जब हमारा जो शियर फोर्स लगा हुआ होगा, ठीक है, जब शियर फोर्स लगा हुआ होगा और तब कोई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या कहलाएगा आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हम बात कर सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। देखिए विद इन इलास्टिक लिमिट तो जरूर होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट, या आप ऐसा लिख सकते हैं, it states that within elastic limit within elastic limit the ratio of shear stress to the shear strain known as क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको किसे डिनोट कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। कैपिटल जी से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल सी से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में ये दिया होगा, कुछ बुक्स में ये दिया होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं विदिन, तो G इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, क्या लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। या हम कह सकते हैं कि G इज इक्वल टू, शियर स्ट्रेस क्या होता है, ये टाउ से डिनोट करते हैं इसको, और ये जो हमारा शियर स्ट्रेन है इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, फाई से। ठीक है, और अगर इसको हम फर्दर लिखना चाहें तो टाउ ये होता वही है, लोड यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा आपका P/A और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा L/L। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, और यूनिट इसकी वही रहेगी न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्या रहेगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ये एक बार आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट जो इसका रह गया है, थर्ड और आखिरी। ठीक है, थर्ड और आखिरी जो टाइप रह गया है उसको हम क्या बोलते हैं, तीसरा बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस, पहले हमने बात की थी किसकी, टेंसाइल फोर्स की, टेंसाइल स्ट्रेस की और स्ट्रेन की, जो फर्स्ट वाला था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। सेकंड वाले में हमने क्या बात की थी, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की। ठीक है, उसके कारण जो यंग्स मॉडुलस, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे। जब नॉर्मल स्ट्रेस की कंडीशन में हम बात करेंगे, और नॉर्मल स्ट्रेस किसी बॉडी पर हम लगा रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस हम किसी बॉडी पर लगा रहे हैं, और उसके जो बॉडी है हमारी, बॉडी के पूरे वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, पूरे वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बात करेंगे अभी। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, वही चीज, इट स्टेट्स दैट
states that within elastic limit the ratio between normal stress to the volumetric strain। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ पहले आप वो वाली वीडियोस देखें, फिर उसके बाद इसे देखें, समझ में आएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन known as bulk modulus। ठीक है, तो ये बल्क मॉडुलस ये किससे डिनोट करते हैं हम इसको? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। ठीक है, तो अगर हम बात करें के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस, यानी वही। ठीक है, आपका नॉर्मल स्ट्रेस, या आप पहले इसे ऐसे लिख लीजिए, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ हम और क्या लिख सकते हैं? के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अपॉन डेल्टा, सॉरी ये हो जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम किससे डिनोट करते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ई वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, इससे हम डिनोट कर सकते हैं इसको। और हम इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी बाई ए अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, वही आपका, इसकी यूनिट कुछ नहीं होती है, इसकी यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? पी बाई ए, यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा बल्क मॉडुलस। ये क्या हो जाएगा आपका? बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई होप ये समझ में आया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और जो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और अब आगे वाली क्लासेस में हम आगे बात करते हैं कि चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।